अब कनाडा सचमुच ब्रेक्जिट जैसे दौर से गुजर रहा है। अल्बर्टा प्रांत, जिसे कनाडा की तेल संपन्न शक्ति के रूप में जाना जाता है, अब आधिकारिक तौर पर 19 अक्टूबर को एक जनमत संग्रह की ओर बढ़ रहा है कि उसे देश में रहना चाहिए या अलगाव पर भविष्य में मतदान की ओर बढ़ना चाहिए। प्रीमियर डैनियल स्मिथ कहती है कि ओटावा की ऊर्जा और आर्थिक नीति से निराश लोग अब अपनी राय स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। लेकिन भले ही ये वोट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये पहले से ही राजनीतिक रूप से अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा असर डाल रहा है, क्योंकि जब आप इस तरह का सवाल मतपत्र पर रखते हैं, चाहे चरणों में ही क्यों ना हो, तो ये अपने आप में एक अलग महत्व ले लेता है। और अल्बर्टा जैसे प्रांत में, जहां अलगाववादी भावना दशकों से आती जाती रही है, इस तरह की गति ही ओटावा के लोगों को सच में परेशान कर देती है। अब हमारे साथ माइकल बर्नार्ड वर्निक हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में यारोस्लाव्स्की चेयर हैं। तो आप जानते हैं, सबसे पहले समझाइए कि अल्बर्टा के लोग किस बात से इतने निराश हैं, माफ कीजिए, ज्यादा स्पष्ट रूप से, और अब तक जो पोल्स हमने देखे हैं उनमें से कितने लोग वास्तव में एक स्वतंत्र राज्य बनने का समर्थन करते हैं। खैर, आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही अजीब तरह का अलगाववादी आंदोलन लगता है। ये स्कॉटलैंड, कैटलोनिया या यहाँ तक कि कोर्सिका की तरह इतिहास पर आधारित नहीं है। इसके पास इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई धार्मिक, भाषाई या जातीय ताकत नहीं है। ये मूल रूप से, जैसा कि आपने अपने परिचय में कहा, राष्ट्रीय नीति निर्धारण और खासकर संसाधन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपनी बात न माने जाने को लेकर पाले गए गिले शिकवे पर आधारित है। एल्बर्टा में 50 लाख मतदाता हैं, जबकि कनाडा की कुल जनसंख्या 42 मिलियन है। अधिकांश कनाडाई ओंटारियो और क्यूबेक में रहते हैं और चुनाव व संसद के नतीजों पर हावी होते हैं। तो ये पूरी तरह से क्षेत्रीय शिकायतों और सम्मान या सुने न जाने की भावना पर आधारित है। अभी 6 महीने बाद के बारे में किए गए सर्वेक्षणों की कोई अहमियत है, तो एक सीधा सवाल पूछने पर ज्यादातर एल्बर्टा के लोग साफ तौर पर कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आप जानते हैं, हालात ऐसे बन गए हैं और यह एक बहुत ही कड़वा और कठिन समय होने वाला है। अगर अल्बर्टा स्वतंत्र होता है तो बाकी कनाडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अच्छा सवाल है। इसमें कई संभावनाएं हैं। हमने क्यूबेक में अलगाव पर 2 जनमत संग्रह देखे हैं। आप जानते हैं, मुख्य बात यह है कि हम अनजान क्षेत्र में जा रहे हैं। क्यूबेक खास है क्योंकि वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। एल्बर्टा बिना समुद्र तट के क्या कर सकता है, यह स्पष्ट नहीं। संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र तट ना होना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि जो ऐसे कयास लगाते हैं, वे मानते हैं कि अलग एल्बर्टा व्यावहारिक नहीं है और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएगा। कनाडा के बाकी हिस्सों का क्या होगा? ये एक बड़ा अनजान सवाल है। आपको कितना जोखिम लगता है कि कनाडा में गैर बाध्यकारी जनमत संग्रह को सामान्य बना देना? देखिए, हर प्रांत को जनमत संग्रह और रेफरेंडम कराने का अधिकार है। ये अन्य मुद्दों पर, जैसे मतदान प्रणाली में बदलाव वगैरह पर, काफी आम है। स्पेनिश सरकार ने बास्क देश में जनमत संग्रह पर काफी सख्त रुख अपनाया था। तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के पीछे कोई रणनीति है, तो वो राजनीतिक रियायतें और प्रांत की स्वायत्तता या संवैधानिक बदलाव पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन यह बड़ा जुआ है। सही है। आप जानती हैं, आखिरकार क्या इस तरह के क्षेत्रीय गुस्से को शांत करने के लिए कोई तरीका है, बिना इसे संवैधानिक संकट में बदले? आपने क्यूबेक के पुराने अलगाववादी आंदोलनों का उदाहरण दिया था। पहला सवाल है, क्या आप कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? हमने क्यूबेक में 2 अलग-अलग जनमत संग्रहों में 2 पीढ़ियों के दौरान यह पाया कि क्यूबेक के अलगाववादी, जो बहुत सक्षम राजनेता थे, उन्हें क्यूबेक के संघवादियों ने हरा दिया। आप जानती हैं, बहुत प्रसिद्ध लोग जिन्हें आपके कुछ दर्शक जानते होंगे। मुझे लगता है कि यह बहस अल्बर्टा में ही होनी चाहिए और वे अल्बर्टा वासी जो संघवादी हैं या एकता के पक्षधर हैं या कनाडा का हिस्सा बने रहने और कनाडा के भीतर ही चीजों को सुलझाने के लिए मजबूत आवाज हैं, उन्हें आगे आना होगा। ठीक है माइकल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखना दिलचस्प होगा कि अक्टूबर में वोटिंग कैसे होती है और इसका कनाडा पर क्या असर होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले महीनों में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद।